हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू थिंग्स हैं वो आपका है रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। 100% आप सभी का पेपर क्लियर होगा। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी चीज़ें, जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं उनको फॉलो कीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिएगा और पेपर को अपने निकालिएगा, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जो आपकी आगे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके पास लेके आता है। और आप बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, चाहे फिर वो केबीएस की हो, एनवीएस की हो, डीएसएसवी की हो, या आप अपने राज्य में ही किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी को क्या करती है, आपके लिए उनके दरवाज़ों को खोल देती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पैसेज से होते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैम पैसेज को करा दीजिए। पैसेज को करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि आप क्या कीजिए, आप एक बार खुद से पैसेज को ट्राई कीजिए। ओके, अपने घर पे बैठ के, मैं जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस का जो ऑफिशियल पेपर है उनको मैं डालती रहती हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी प्रैक्टिस कराती हूँ, वो एक अच्छी बात है। बट मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से एक बार अपने आप से आराम से बैठ के, और जो आपका 30 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपकी 15 की पेडागोजी और 15 का जो आपका होता पैसेज होता है, उसको आप एक बार अपने मन से पढ़िए और उसको करके देखिए। आप दो तरीके अपना सकते हो। एक, आप क्या कर सकते हो, पहले पूरा पैराग्राफ फटाफट से पढ़ लो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखो, और फिर देखो कि आप टाइमर लगा के उसको सेट करो, फिर वहाँ पे करो, देखो आप कैसे कर पा रहे हो। एक आप कर सकते हो, पहले आप क्वेश्चंस को देख लो, उसके बाद आप पैरा पढ़ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को कर लो। तो दोनों तरीके आप ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट हो उसी को यूज़ करना। आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैम ऐसे करती हैं या कोई ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसे करना, नहीं। आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो, मैंने आपसे हमेशा बोला है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पैरा ही पढ़ूंगी और उसके बाद मुझे क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ को। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 1982 आई बिगन अ सेक्युलर प्लीग्रिमेज डीप इनटू द अलकनंदा वैली। यानी कि अब जो ये सेक्युलर प्लीग्रिमेज होता है, इसका मतलब होता है एक धर्मनिरपेक्ष यात्रा। यानी कि जहाँ पे किसी भी धर्म को आप मान्यता नहीं देते हैं, सभी धर्म आपके लिए क्या होते हैं, समान होते हैं, या किसी धर्म विशेष से आप नहीं जुड़ते हैं। अलकनंदा वैली यानी कि जो अलकनंदा की घाटी है, वहाँ पे हमने क्या शुरू किया, एक यात्रा। माई डेस्टिनेशन वाज गोपेश्वर, यानी कि जो मेरी मंजिल थी, जहाँ मुझे जाना था, वो गोपेश्वर था। अ टाउन दैट क्लिंग्स टू अ हिल समवॉट सॉर्ट ऑफ बद्रीनाथ, यानी कि जो बद्रीनाथ के पास एक हिल पर बसा हुआ था। अ टाउन दैट क्लिंग्स टू अ हिल समवॉट सॉर्ट ऑफ बद्रीनाथ एंड द लिविंग डाइटी आई विश टू पे ट्रिब्यूट टू वॉज चंडी प्रसाद भट्ट। यानी कि अब वहाँ रहने के लिए मैं किसको धन्यवाद या ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, चंडी प्रसाद भट्ट को। ओके, उसके बाद है फाउंडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। इन्होंने क्या किया था, चिपको मूवमेंट के फाउंडर थे ये। चंडी प्रसाद भट्ट वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ प्रीट्स हु डिड द टेम्पल ऑफ रुद्रनाथ। यानी कि जो चंडी प्रसाद की फैमिली रहती थी वो आपकी कहाँ पे रहती थी, रुद्रनाथ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पांच केदार, यानी कि जो पंच केदार है आपका, वहाँ का पार्ट है। द 5 हिमालयन टेम्पल्स है जो कि डेडिकेटेड टू शिवा, किसके लिए बने हैं, शिवा के लिए बने हैं। द मोस्ट वेनरेटेड ऑफ विच इज केदारनाथ, जो मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता वाला है, प्राप्त है, या बहुत रिस्पेक्टेड, वो मतलब केदारनाथ है। ओके, एज अ बॉय चंडी प्रसाद बेंट अप ऑफन टू द फैमिली श्रीन, द जर्नी ऑल्सो अल्टरिंग हिम टू लोकल ट्रेडिशंस ऑफ फॉग। यानी कि जो इकोलॉजी, उनका जो लोकल ट्रेडिशन था वो उन्होंने वहाँ पे अपनी जर्नी में सीखा। When he walked through the alpine pasture, he had to take off his shoes so as not to harm flowers। यानी कि जब वो अल्पाइन पास्चर यानी कि वहाँ से गुजरे जहाँ पे क्या थे, फ्लावर्स थे, उन्होंने अपने जो शूज़ थे उनको क्या किया, मतलब हाथ में ले लिया या पकड़ लिया, ताकि फूलों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इन आवर 4 किलोमीटर स्ट्रेच अबव द अमृत गंगा, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, 4 किलोमीटर तक चले अमृत गंगा के पास से। उसके बाद है देयर वाज अ बैन ऑन स्पिटिंग कफिंग एंड पिसिंग, यानी पे जहाँ पे ये मतलब जहाँ से ये लोग जा रहे थे वहाँ पे किन किन चीज़ों को बैन कर दिया था, स्पिटिंग, कफिंग एंड पिसिंग को। ऑन एनीथिंग एट ऑल दैट माइट कॉज पॉल्यूशन इन द रिवर, यानी कि जो भी नीचे गंगा को प्रदूषित करे, गंगा जी को, उसको वहाँ पे क्या कर दिया था, प्रोहिबिटेड, यानी कि मनाही थी उसकी। देयर वर
ताबूस इन प्लकिंग प्लांट्स बिफोर द फेस्टिवल ऑफ नंदाष्टमी इन सितंबर, यानी कि सितंबर में कोई फेस्टिवल होता है जिसको क्या कहते हैं, नंदाष्टमी कहेंगे हम। ओके, तो मैं इस तरीके से क्या करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसको बहुत ही फास्ट, मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको वहाँ पे पढ़ने में मतलब क्वेश्चन देके आपको ये नहीं लगे इतना बड़ा तो इतने को पढ़ने में ही आधा घंटा लग जाएगा, नहीं, आप सेकेंड्स में वहाँ उसको अपने फिनिश करो। मैं आप लोगों को समझाती भी जा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको फटाफट से जो एक इंटेंस रीडिंग होती है उसको करके आप 2 से 5 सेकेंड के अंदर इसको आप पढ़ के आराम से पढ़ सकते हो पूरे पैराग्राफ को। 3 ही इसमें वो है, सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है इतना, अदरवाइज बड़ा नहीं है। ओके, उसके बाद है वंस ऑन द वॉक टू रुद्रनाथ चंडी प्रसाद मेट अ shepherd burning the flowers of scared and beautiful Brahmakal. He asked why it being the week of Nandastami, and the shepherd answered that he would not have normally acceptably, and the extract of the flower would cure him. What the offender quickly added, he had broken off the plant with his mouth. यानी कि वो जो वहाँ पे संत महात्मा थे उन्होंने क्या किया था, अपने माउथ से वहाँ पे एक फूल को तोड़ दिया था, लाइक अ सीप, यानी कि जिस तरीके से बकरी या भेड़ खाती है ना, सो दैट द डाइटी वुड थिंक इट्स नेचुरल ऑर्डर रेदर देन ही हैंड ऑफ मैन एट वर्क, ही एक्वायर्ड सच इनफॉर्मल एजुकेशन इन इकोलॉजी। यानी कि इकोलॉजी क्या होता है, जो आपका मतलब पर्यावरण में किस तरीके से आपको उसको हार्म नहीं करना है, उसको इकोलॉजी, यानी कि यहाँ से जो आपके चंडी प्रसाद थे उन्होंने क्या सीखा था, एक तरीके से इकोलॉजी का भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। ओके, उसके बाद है इट्स नेचर नेचुरल ऑर्डर रेदर देन द हैंड ऑफ मैन एट वर्क, ही एक्वायर्ड सच इन्फॉर्मेशन informal education in ecology. He joined the Garhwal Motor Owners Union, okay, GMOU, as a booking clerk. With the GMOU he was posted up the down of the Alaknanda villages. He says his years selling bus tickets alerted हिम टू द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते होंगे जगह जगह से, तो उन्होंने क्या सीखा, सोशल डाइवर्सिटी को भी वहाँ पे सीखा। ओके, अब इतनी बात हमने जान ली कि इसमें कौन कौन सी बातें आपकी की गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे डायरेक्ट। द नरेटर्स कॉल्स हिज जर्नी इज सेकुलर पिलग्रिमेज बिकॉज, इसका मतलब होता है सेक्युलर, यानी कि जो किसी धर्म से संबंधित ना हो। तो देखेंगे हम यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ही कंसीडर्स गोपेश्वर एज ए स्पेशल प्लेस ऑफ कल्चरल अट्रैक्शन, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया था। ही इज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ऐसा भी नहीं था। द जर्नी वॉज एन डिफिकल्ट टेरेन विच वॉज हार्ड टू पास, नहीं। द जर्नी डिड नॉट हैव अ रिलीजियस पर्पज, यानी कि वो जर्नी जो कि एक रिलीजियस पर्पज से नहीं की जाती है वो क्या होती है आपकी स्पेस, वो आपकी होती है सेकुलर पिलग्रिमेज। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज नॉट ट्रू अबाउट चंडी प्रसाद भट्ट, यानी कि जो चंडी प्रसाद भट्ट थे पैसेज में उनके बारे में क्या क्या दिया गया है और ऐसा कौन सा है जो कि नॉट ट्रू, यानी कि निगेटिव पूछा है आपसे। तो हमने पढ़ा था ही लर्न लोकल ट्रेडिशन ऑफ फॉल्क ऑफ इकोलॉजी, अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, इकोलॉजी का जो आपका वो मतलब शिक्षा थी उन्होंने ग्रहण की थी। ही फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल स्कूल एजुकेशन टू सेव नेचर, ऐसा कुछ हमने पूरे पैसेज में नहीं पढ़ा। और उन्होंने लास्ट में जब वो टिकट बेच रहे थे तो सोशल डाइवर्सिटी को भी सीखा था। ही एक्वायर्ड इनफॉर्मल एजुकेशन इन इकोलॉजी, यानी कि लर्न भी किया था और इनफॉर्मल एजुकेशन भी उन्होंने किस में लिया था, इकोलॉजी में लिया था। तो उन्होंने ऐसी कोई बात पूरे पैसेज में आपने नहीं देखी होगी कि स्कूल एजुकेशन पे कोई बात हुई हो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये बात हमारी पैसेज में हुई ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा वो डाउट लगता है आप बैक में जाके उसको पैसेज को फिर से एक बार देख सकते हो, क्योंकि अब हमें चीज़ें पता होती है कि हमने कहाँ पे स्टोरी किस तरीके से हमारी चल रही थी। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। भिस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ इज रिवील्ड बाय द ऑथर्स एनकाउंटर विद द शेपर्ड, यानी कि जब वो शेपर्ड से मिले थे तो उन्होंने कौन सी ऐसी एक विशेषता थी जो कि जिसको रिवील्ड किया, जिसको कि बताया लोगों को। इंडियन आर वेरी सुपरस्टिशियस, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इंडियंस आर इग्नोरेंट
अबाउट न्यू मेडिसन्स, मेडिसन्स की कोई बात नहीं हुई। इंडियंस आर अनकल्चर्ड एंड अनकाउथ, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई, बल्कि इंडियंस वैल्यू द डिविनिटी ऑफ नेचर, यानी कि इंडिया वाले क्या करते हैं, वैल्यू बहुत करते हैं किसकी, डिविनिटी ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति की दैवीयता है ना, एक देवी शक्ति है उसमें, उसकी हम लोग क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही हमें उसमें वो जो मिला था वहाँ पे, कौन था, संत था, उसने हमें बताया था। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एक्टिविटी वॉज बैन बिफोर द नंदाष्टमी फेस्टिवल, हमने देखा था जब वो नदी के ऊपर से जा रहे थे तो कौन सी ऐसी जो एक्टिविटी थी जिनको, जैसे मतलब जिससे गंगा माँ का प्रदूषण होता है उसको आपको बंद करना था। तो स्पिटिंग था, यानी कि थूकना है, कफिंग है, पिसिंग है, नियर द रिवर, यानी कि रिवर के पास ऐसी चीज़ें जो कि पॉल्यूशन करे रिवर को, वो बंद थी वहाँ पे। उसके बाद है प्लकिंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स तोड़ना नहीं बनता। बियरिंग शूज वाइल वॉकिंग थ्रू ग्रीन पॉस्चर, ये भी बंद नहीं था। पॉल्यूटिंग द रिवर, मतलब ये क्या, ये तो इसी में आपका शामिल हो गया। तो आपको देखो अपने हिसाब से नहीं करना है, आपको करना है पैसेज में जो भी आपको दिए गए हैं वर्ड टू वर्ड आपको वहाँ से उठाना है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंडी प्रसाद भट्ट्स फैमिली वॉज एसोसिएटेड विद, यानी कि इन वाले पैसेज में ही बात करी गई थी। देखो इनकी जो फैमिली थी वो चंडी प्रसाद भट्ट वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ प्रीस्ट, प्रीस्ट होते हैं जो पुजारी होते हैं, टेंडेड द टेम्पल ऑफ रुद्रनाथ। तो इनकी जो फैमिली रहती थी वो कहाँ पे रहती थी, रुद्रनाथ में रहती थी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका रुद्रनाथ, कहाँ गया, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एंटोनीम ऑफ द वर्ड लोकल, यानी कि लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब होता है स्थानीय। ओके, अब इसका एंटोनीम्स ढूंढने के लिए आपको पैसेज में जाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। एंटोनीम्स सिनोनीम से आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपकी वर्ड पावर जरूरी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना पैसेज में भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो लोकल का आपका जो एंटोनीम होता है वो क्या होता है, ग्लोबल। लोकल मीन्स होता है स्थानीय और ग्लोबल मीन्स होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच मीन्स द सेम एज वेनरेटेड एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज, यानी कि पैरा 2 में आपका एक वर्ड यूज किया गया है वेनरेटेड, उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो इन्होंने हमसे पूछा है, तो ये आपका जो यूज़ किया था, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, पैसेज में यूज़ करा था और ये मंदिर के लिए यूज़ करा था इन्होंने, देखना ये देखो दिख गया आपको। द 5 हिमालयन टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिवा, द मोस्ट वेनरेटेड ऑफ विच केदारनाथ। वेनरेटेड को अगर यहाँ पे आप मानोगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यानी कि मोस्ट वेनरेटेड, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, तो इस तरीके के मतलब उसमें कुछ यूज किया गया है। देखो आपको कभी अगर किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है तो जहाँ पे उसको यूज़ करा गया है उस हिसाब से आप उसकी थोड़ी बहुत मीनिंग निकाल सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है वो वहाँ पे सही हो जाए। ओके, तो कौन सा था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था आपका। तो वेनरेटेड का मतलब क्या होता, लव्ड तो नहीं होता, एडमायर्ड भी नहीं होता है, एक्लेम्ड भी नहीं, तो इसका रिवर्ड आपका क्या आंसर है, सही आंसर है। इसका मतलब भी होता है मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन या थिंग्स, है ना, कुछ भी हो। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, माई डेस्टिनेशन वाज गोपेश्वर। अब यहाँ पे एक वर्ड वाक्य दिया गया था आपको, माई डेस्टिनेशन वाज गोपेश्वर। अब इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे, इसमें जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। अब देखो समझो, माई क्या होता है, माई होता है पोजीशन, क्या होता है। आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है केवीएस के लिए, तो मैं इंग्लिश में सारे ही टॉपिक्स में 10 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और उसी तरीके से मतलब मैं आपको कंपटीशन लेवल पे ना पढ़ा के, मैं बच्चों को जिस तरीके से हम लोग सीखते हैं, खुद मैं जिस तरीके से सीखती हूँ चीज़ों को, उस तरीके से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ और इससे जो रिलेटेड क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके, और आपका जो भी डाउट है उसको आप लिख सकते हो। देखो मैं एक चीज़ कहती हूँ, अगर आपको सच में अपने पेपर में नंबर बढ़ाने हैं तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, भले ही आप गलतियाँ कर रहे हो तो गलतियाँ जिसमें कर रहे हो उन चीज़ों को आप मतलब रिविजिट करो, देखो उन पे कहाँ पे गलतियाँ करी। मैं ये बहुत करती थी, और तब तो ऑफलाइन में चलता था, तो मैं ऑफलाइन कॉपी पे 150 क्वेश्चन करके और फिर उनकी आंसर की से मैच करके उसके बाद मैं फिर देखती थी हिंदी में मेरे कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने हैं,
और जिसमें कम होते थे उसको मैं रीविजिट करती थी, प्रैक्टिस करती थी। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो वहाँ पे। ओके, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आपके 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से। तो इसमें ये पूछा है, अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन होता है, तो माई होता है आपका पोजीशन, माई पोजीशन होता है, और माइन भी आपका पोजीशन होता है, वो आपका प्रोनाउन होता है। और ये आपका माई क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो प्रोनाउन तो आपके ही, सी, इट, दे होता है, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही बचता है, नाउन। और माई क्या है, माई आपका अगर पूछते तो एडजेक्टिव है, क्योंकि माई किसकी विशेषता बता रहा है, डेस्टिनेशन की। तो डेस्टिनेशन आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो मैं जब एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन कराऊंगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा दूंगी। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। तो सारी ही चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जुड़े रहिएगा। और चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 99 है, निक हैज़ ऑलवेज बीन गुड इन फाइंडिंग चीप फ्लाइट्स। ओके, अब ये कह रहे हैं जो निक हैज़ बीन, फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एरर, इसमें एरर किस में है, तो इसमें जो आपकी एरर है वो किस में है, निक हैज़ ऑलवेज बीन गुड इन फाइंडिंग चीप फ्लाइट्स, यानी कि यहाँ पे जो आपकी जो एरर है ना वो किस में है, सी पार्ट में है। अब सी पार्ट आपका कहाँ दिया गया है, फर्स्ट में ही दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे गुड इन ना हो के गुड एट होता, आपका क्या होता, गुड एट। ये आपका प्रीपोजिशन वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे इसको। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे हम फिर से हमें क्या दिया गया है, 100 से 105 तक आपको जो पोएम है वो दी गई है, उसको पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंस करना है, और उससे आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, तो देखेंगे हम, फॉर बिलो ब्लोड द गंगा, सॉरी, फॉर बिलो वॉट द गंगा क्विक एंड क्लियर एवर फ्रॉन्ट द जेटिंग बैंक, हिल्स डार्क विद द वर्ड एंड स्कैर्ड विद द टोरेंट्स वर गैदर्ड अराउंड। टोरेंट्स तो होता है जैसे पानी जब कहीं से भी बहुत तेजी से निकलता है, उसको टोरेंट्स कहते हैं। ओके, गोविंदा द ग्रेट टीचर सेट ऑन द रॉक रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मीन्स होता है होली बुक्स, यानी कि कोई भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे आपकी कुरान हो गया, रामायण हो गई, भगवद गीता जी हो गई, है ना, इस तरीके से। वेन रघुनाथ हिज डिस्पाइल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ कैम एंड वॉड to him and said, I have bought my poor wealth unworthy of the acceptance. Thus saying, he displayed before the teacher a pair of gold bangles studded with costly gems and emeralds। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोविंदा यानी कि एक टीचर हैं, चाहे कृष्ण भगवान को ही मान लो आप, गोविंदा हैं, ठीक है। द ग्रेट टीचर सेट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स, यानी कि वो किस पे, पत्थर पे, रॉक पे, चट्टान पे बैठे हुए हैं, स्क्रिप्चर्स यानी कि कोई होली बुक्स पढ़ रहे हैं। वहाँ पे उनका जो एक भक्त आता है वो क्या करता है, वो उनको सोने की कंगन भेंट करता है, उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, है ना, इस तरीके की कुछ स्टोरी दी है इन्होंने। द सेइंग ही डिस्प्लेड बिफोर, जो कि बहुत ही सोने मोती उनमें महंगे महंगे कॉस्टली मतलब वो जुड़े हुए होते हैं। द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम ट्रायलिंग इट अराउंड हिज फिंगर एंड द स्टोन्स darted shafts of light suddenly slipped from his hand and rolled down the bank into the water, यानी कि सडनली उनके हाथ से वो छूट गए और कहाँ गिरे, जाके नदी के किनारे यानी कि वाटर के किनारे गिर गए। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस को, इसमें क्या क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। What does the expression hills dark with woods mean, यानी कि जो hills dark with woods यानी कि जो आपकी क्या थी, hills थी, यानी कि जो आपकी पहाड़ियाँ थी वो किससे थी, डार्क थी, विद वुड्स। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द हिल्स लुक डार्क बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्काई, तो स्काई की बात यहाँ पे नहीं की गई है। द हिल्स लुक डार्क बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, हाँ ये आपका हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वो बैठे हुए थे, वहाँ पे क्या था आपका जंगल था, फॉरेस्ट था, तो इस वजह से क्या हो सकता हमें, और फॉरेस्ट में क्या होती है, वुड लकड़ी भी होती है, तो हिल्स डार्क विद वुड्स, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके,
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेस वेयर गोविंदा सैट एंड रेड द स्क्रिप्चर्स, यानी कि जहाँ पर गोविंदा पढ़ रहे थे स्क्रिप्चर्स को, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस आपका है सही नहीं है। तो द प्लेस वाज पीसफुल एंड श्रेन, बिल्कुल सही बात है, पीसफुल था। द प्लेस वॉज सराउंडेड बाई बुसेस, तो वहाँ झाड़ियों जैसी कोई बात तो हमें नहीं बताई गई थी। उसके बाद द प्लेस वॉज इन द डार्क वुड्स, हाँ बताया गया कि घने जंगल थे। द प्लेस वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, यानी कि गंगा के किनारे भी था। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो जो भी पैरा में दिया गया है आपको वही भरना है, आपको अपने मन से वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं करना है। ओके, The phrase scared with torrents in the poem means the hills have cuts made by the floating woods. The hills are scared because the Ganga flows below them. The hills have cuts on the because of the copious rainfall. The hills have sides because of लैंडस्लाइड्स, यानी कि जो हिल्स थी उनके नीचे से क्या निकल रही थी, गंगा जी निकल रही थी, तो इसलिए वो स्केयर्ड थी। और बाद बाकी जो तीनों इन्होंने दिए हैं वो तीनों ही ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो वहाँ पे रेनफॉल हो रही थी, ना पे वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी, और ना ही वहाँ पे लकड़ियाँ तैर रही थी। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द हिल्स आर स्केयर्ड बिकॉज द गंगा फ्लोज बिलो देम, यानी कि गंगा जो थी वो उन हिल्स के नीचे से बह रही थी। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रघुनाथ बिलीव्ड दैट हिज मास्टर वुड बी प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो उनका भक्त था वो क्या सोच रहा था कि हम उनको ये गिफ्ट देंगे और वो बहुत ही खुश होंगे। गोविंदा वाज माइटली प्लीज टू रिसीव द प्रीसियस गिफ्ट, मतलब गोविंदा जो थे वो खुश हो गए थे उस गिफ्ट को लेकर, नहीं उन्होंने उसको क्या किया था, वहाँ से गिरा दिया था, जो कि स्लाइड करते हुए नदी के किनारे पहुँच गए। तो ए सही है और बी गलत है। देख लो कौन सा आंसर होगा इसमें। ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन फॉर बिलो बोर्ड द गंगा वो एवव फ्रॉन्ड द जेटिंग बैंक, यानी कि ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, अलंकार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, अलंकार पूछ रहे हैं इंग्लिश में। पर्सोनिफिकेशन, सिमली, एलिट्रेशन और एल्गोरी। तो यहाँ पे क्या किया, फॉर बिलो यानी कि नीचे जाते हुए, वॉट द गंगा, वॉट मीन्स करना होता है वाह, जब हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं ना वाह क्या अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, वॉट मीन्स होता है वाओ, वाओ इस तरीके से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे गंगा जब देखो पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब किसी निर्जीव चीज़ को एज आ लिविंग थिंग्स दिखाया जाए, सजीव के रूप में दिखाया जाए। तो गंगा एक नदी है और वो कह रही हैं कि वाओ, मतलब नीचे जाते हुए उनको कैसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और अभी भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन एंड द स्टोन्स डार्टेड शाफ्ट्स ऑफ लाइट, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है, यानी कि एंड द स्टोन्स, यानी कि जो आपके स्टोन्स थे डार्टेड शाफ्ट ऑफ लाइट, यानी कि क्या कर रहे थे, वहाँ पे लाइट में चमक रहे थे। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन सही हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए आप लोग और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। देखिए इंग्लिश टफ है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, अगर कोई आपसे कहता है कि इंग्लिश बहुत इजी है तो ऐसा नहीं है। आपने इंग्लिश ली है फिर भी इनका पता नहीं है, या आपसे ग्रामर का पोर्शन कितना पूछ देते हैं, वहाँ पे कितना टफ पैरा दे देते हैं या इजी देते हैं, तो आप कर ही पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके सामने टफ और इजी दोनों ही चीज़ें आती रहें और आप वहाँ जाके डरो नहीं। मेन चीज़ होता है आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप 100% चीज़ों को कर ले जाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश पैडागॉजी के लिए आपका एक शाम को वीडियो आने वाला है जिसमें कि मैं बचे हुए आपके जो टैग वर्ड्स थे उनको बताऊंगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पैडागॉजी में 15 में से 15 स्कोर करने में। तो उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।